अमीर पड़ोसन अन्नपूर्णा आरती की थाली लिए शान से खड़ी होकर गरीब शांति को देखकर डींगे हाँकती है। मुझको तो जरा भी सब्र नहीं हो रहा, पता नहीं कब मेरी बहू आएगी और मैं उसका स्वागत करवाऊंगी। हर्ष जी फोन मिलाइए ना। अरे अन्नपूर्णा जी थोड़ा धीरज रख लो, आ ही रही होगी बहू। कैसे धीरज रखूं, कहीं मुझसे पहले मेरी इस गरीब पड़ोसन की बहू ना आ जाए। तभी महंगी BMW में बैठकर अन्नपूर्णा देवी की अमीरजादी बहू शिप्रा शादी के जोड़े में उतरकर दरवाजे पर खड़ी होती है तो अन्नपूर्णा नोटों की गड्डी से नजर उतारती है। आओ आओ मेरे घर की धन लक्ष्मी, तुम्हारा खूब स्वागत है। उस दिन गरीब शांति भी बहू उतार कर ले आती है, पर अब जब अन्नपूर्णा ये देखती है कि उसकी विदाई बैलगाड़ी में हुई थी तो वो खूब ठट्ठा उड़ाती है। हाय हाय हाय, कुछ गरीब लोगों की तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि अपनी बहू की विदाई भाड़े की 4 चक्के की गाड़ी में करवा लाते। देखो जरा, ऐसे मॉडर्न जमाने में बैलगाड़ी में विदाई शोभा देती है क्या? सासू माँ, इन गरीबों के बस में थोड़ी है स्टैंडर्ड गाड़ी में बैठने की। इनकी सोच 2 वक्त की दाल रोटी से आगे बढ़ती ही नहीं है। वेल, मैं थक कर चूर हो गई हूँ। हाँ, क्यों नहीं मेरी दुलारी बहू, आजा। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ, इस बार होली पर्व पर मुझे मेरी बहू के हाथों के गुजिया पापड़ मटरी तरह तरह के पकवान खाने को मिलेंगे। क्यों शिप्रा बहू बनाएगी ना? क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं अपनी स्वीट सासू माँ के लिए पकवान गुजिया पापड़ सब बनाऊंगी। ख्याली पुलाव पकाती रहो सासू माँ, मैं पकवान नहीं बनाने वाली। अमीर बहू के परिवार के अंदर जाने के बाद शांति अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश करती है। बहू, मुझे क्षमा कर देना, तेरी सास के पास नोटों के बंडल नहीं जिससे तेरी नजर उतार सकूं। मैं गरीब तुझको आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं दे सकती। माँ जी, आपने तो मुझे देव जी के रूप में अनमोल उपहार दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी जिस घर में परिवार में आपसी सम्मति और मेल मिलाप होता है वह खुशहाल परिवार है। जुग जुग जीती रह बेटी, तुझ जैसी सुलझी हुई बहू पाकर मैं तो तर गई। विधि कलश गिराकर कच्चे मकान में कदम रखती है जहां गरीब ननद कंचन ने स्वागत में फूल बिछाए हुए थे। विधि भाभी, इन फूलों पर पैर रखकर अंदर आ जाइए। मैं तो भगवान से यही इच्छा रखती हूँ कि इन फूलों की तरह आपकी जिंदगी महकती रहे। अब इसी तरह दोनों अमीर गरीब बहू को शादी रचाकर ससुराल में आए 1 हफ्ता गुजर जाता है, जहां विधि एक भली पत्नी बहू भाभी होने का कर्तव्य निभा रही थी। वहीं अमीर शिप्रा ने अभी तक रसोई में कदम भी नहीं रखा था। वहीं हफ्ते 2 हफ्ते पहले से ही होली का बाजार सजना शुरू हो जाता है। शिप्रा बहू, चलो जरा दोनों सास बहू मिलकर घर को साफ सुथरा कर लेते, थोड़े दिन में होली आने वाली है। सफाई की बात आते ही शिप्रा नाटक चालू कर देती है। सासू माँ, मेरा मन तो बड़ा था कि मैं आपके साथ होली की सफाई करवाऊं, लेकिन मेरी तबीयत खराब लग रही है और मुझे धूल मिट्टी डस्ट से एलर्जी है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं कर लूंगी धीरे धीरे। अन्नपूर्णा अपनी अमीर कामचोर बहू का पैतरा समझ नहीं पाती और काम में लग जाती है, जहां वो देखती है कि गरीब बहू विधि किस तरह कच्चे मकान को गोबर से लीप रही होती है। अरे विधि बहू, सवेरे से होली की साफ सफाई में तो अकेली जुटी हुई है, ला दे, बाकी का आंगन मैं लीप देती हूँ। माँ जी बहू के रहते साफ सफाई करे ये शोभा थोड़ी देता है, मैं कर लूंगी। इस गरीब शांति ने एकदम खरे सोने सा सौभाग्य पाया है। इसकी गरीब बहू कितनी कामकाजी है, और एक मेरी ये शिप्रा बहू है, होली पर्व में ही इसको बीमार पड़ना था। रात को देव और गरीब हरि प्रसाद थके मिजाज में घर लौटते हैं। अजी आ गए आप दोनों बाप बेटे, क्या बात है, ऐसे मुंह क्यों सुखा रखा है? मालिक ने तनख्वाह दी कि नहीं? बस क्या बताएं शांति, सेठ ने कहा है हमारी तनख्वाह होली के बाद देगा, क्योंकि उसके बड़े बंगले में होली की पार्टी है तो उसमें ज्यादा खर्च लग गया। इन मालिक लोगों को बस अपने खर्चे और अपनी खुशियों की पड़ी होती है। अरे गरीब इंसान साल भर तो रूखा सूखा खाकर ही दिन काटता है। शादी के बाद विधि बहू की ससुराल में पहली होली है। कितना कुछ सोचा था मैंने शादी के बाद। विधि बहू की पहली होली है, उसे श्रृंगार का सामान साड़ी दिलवाना है और पकवान बनाने के लिए राशन पानी, ये सब कुछ कहाँ से आएगा? लाला ने उधार देने से साफ मना कर दिया है। मैं तो कहती हूँ 1000-2000 किसी से उधार ले आओ। ये सुनते ही पर्दे में से विधि कहती है, माँ जी इधर उधर से कर्ज लेकर त्योहार पर पकवान खाने से भला तो हम रूखी सूखी रोटी खा लें। मुझे कोई साड़ी और श्रृंगार का सामान नहीं चाहिए। रही बात होली के पर्व की, तो हम होली का त्योहार भी मनाएंगे और पकवान भी बनाएंगे। मगर विधि, बिना पैसे कौड़ी के त्योहार मनाना संभव कैसे है? देव जी, आप तो जानते ही मेरे बाबूजी का रंग गुलाल का व्यापार था, तो मुझे रंग गुलाल बनाने आते हैं जिसमें पूंजी भी नहीं लगती। फूल और पत्तों से ही हम शुद्ध हर्बल रंग गुलाल बनाकर बेचकर आमदनी कमा सकते हैं।
हाँ भैया, भाभी सही कह रही है। वैसे भी होली में सब लोग मिलावटी रंग गुलाल बेचते हैं। अगर हम शुद्ध रंग गुलाल बनाकर बेचे तो ग्राहक का भला होगा और हमारी भी आमदनी। अगले दिन दोनों नंद भाभी जंगल आई, जहाँ विधि को आमदनी का और जुगाड़ सूझता है। कंचन, ये देखो, इस जंगल में कितने सारे खोखले पेड़ हैं। हम इनकी लकड़ी काट कर भी बेच सकते हैं, क्योंकि होलिका दहन पर सब लोग महंगे दाम की लकड़ी भी खरीदते हैं, और थोड़ी गोबर उपले के कंडे बनाकर भी बेचेंगे। ठीक है भाभी, मैं फूल पत्ते बटोरती हूँ, आप लकड़ी इकट्ठा कर लो। जहाँ बेचारी गरीब बहू होली के पर्व में जरा सी खुशी पाने के लिए इतने जतन कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू महंगे मॉल में से होली की शॉपिंग पर खूब खर्चा करती है। ओम जी, देखिए सासू माँ, कितनी प्यारी साड़ी है। आई एम लविंग दिस। मैं तो होली पर यही साड़ी पहनूंगी। मैं कहा, शिप्रा बहू, ये साड़ी तो काफी ज्यादा महंगी, होली पर पहनेगी फिर कलर लगकर खराब हो जाएगा, तो इतना खर्चा क्यों करना। अन्नपूर्णा की बातें सुनते शिप्रा घमंड में अपनी सास को झाड़ देती है। सासू माँ, आप मेरी चॉइस के बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रही हैं? यू नो व्हाट, शादी से पहले भी मैं जिस चीज पर हाथ रखती थी डैडी मुझे वही दिलाते थे। मुझे यही साड़ी चाहिए तो चाहिए। अमीर बहू का रूखा रवैया कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा के दिल में खटकता तो है, मगर वो साड़ी खरीद देती है। फिर शिप्रा हजारों रुपए की रंग गुलाल की पैकेट, पिचकारी, गुब्बारे खरीदती है और दोनों हाथ भर कर घर लौटती है, जहां गरीब बहू घर के बाहर ही मचिया पर होली का सामान सजाकर बेच रही थी। रंग गुलाल ले लो, फूल पत्तों से बना शुद्ध हर्बल रंग गुलाल ले लो, उपले कंडे, धान की बाली, पान सुपारी ले लो। हे भगवान, होली के पूजन के लिए मैंने पान सुपारी और उपले के कंडे नहीं खरीदे। शिप्रा बहू, मैं खरीद कर लाती हूँ, तुम चलो। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दरअसल शिप्रा गरीब विधि को उसके हालातों के लिए नीचा दिखाने आती है। विधि, शादी के बाद तुम्हारी भी तो पहली होली थी ना, तुम्हारी सास ने तुम्हें शॉपिंग नहीं करवाई? मुझे देखो, मैंने कितना कुछ खरीदा है, और नहीं तो होली का सामान बेचने के लिए बिठा दिया तुम्हें। डिस्गस्टिंग। शिप्रा की ताने भरी बात विधि के दिल में चुभती तो है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। घर लौटकर अन्नपूर्णा उसे सुनाती है। शिप्रा बहू, तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी के परिवार में दखल अंदाजी देने का। सबकी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं जो रजकर पैसे उड़ाएं। हाउ डेयर यू सासू माँ, आप उस 2 कौड़ी की गरीब बहू के लिए मुझ पर दाना पानी लेकर क्यों चढ़ रही हैं? जैसे कि मैं नहीं, वो आपकी सगी बहू लग रही है। शिप्रा घमंड दिखाकर चली जाती है। होली वाले दिन विधि पुरानी साड़ी पहनकर अपने सास ससुर के पास होकर उन्हें गुलाल लगाकर आशीर्वाद लेती है। हैप्पी होली माँ जी, बाऊ जी। सदा सौभाग्यवती रहो बहू। सच कहूं तो हमारे गरीब घर आंगन में जब से तेरे पांव पड़े रौनक लग गई है। विधि खुशी खुशी सबके लिए पकवान छानती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू शिप्रा सुबह सुबह सज धज कर आंगन में रील बनाने में लगी थी। अंग से अंग लगाना पिया जी, ऐसे रंग लगाना, हिल मिल आवे लोग लुगाई, होली में आज पिया जी हमें ऐसे रंग लगाना। शिप्रा की करतूत अड़ोसी पड़ोसी सब लोग देख रहे थे। तभी पड़ोसन सुजाता शिकायत लगा जाती है, जिससे भड़कते हुए अन्नपूर्णा अंदर से बाहर आती है। शिप्रा बहू, मैं वो रसोई में अकेले पकवान बनाने में लगी पड़ी हूँ और तुम यहाँ रील में लगी हो। चलो मेरे साथ। हे यू बूढ़ी लेडी, डोंट अंडरस्टिमेट पावर ऑफ द कॉमन बहू। जब देखो कचर कचर करती रहती है। और मैं क्या तेरे बाप की नौकर लगी हूँ? हे भगवान, तूने भांग चढ़ा रखी है। चल अंदर, तुझे चढ़ गई है। मैं नहीं जाऊंगी मौसी, जो कहना है यही कहो। नशे में चूर शिप्रा अपनी सास के मुंह पर रंग मल देती है और खुद लोटपोट हो जाती है। सारे पड़ोसी अपने दहलीज पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। ऐसे में शांति और विधि आकर हालात संभालते हैं। बहू, इसे सोफे पर लेटा दे। पूरे के पूरे होली के त्योहार में रंग में भंग डाल दिया इस नशेड़न पियक्कड़ बहू ने। माँ जी, आप शिप्रा को नींबू चटा दीजिए, थोड़ी देर में नशा उतर जाएगा। अन्नपूर्णा जैसे ही शिप्रा को नींबू पानी पिलाती है, वो उल्टी कर देती है। शाम को जब वो पूरी तरह होश में आती है तो अन्नपूर्णा गुस्सा करती है। शर्म आना चाहिए तुमको शिप्रा बहू। होली के त्योहार में इस कदर कौन गदर मचाता है? शर्म लाज धोकर पी गई थी पूरी की पूरी तू। वो तो विधि थी जिसने तुझे संभाला, वरना सब तमाशा देख रहे थे। ये सुनकर शिप्रा का घमंड मिट जाता है और वो उसी पल विधि के घर आकर उससे माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे को गुलाल लगाकर पिछले सारे गिले शिकवे भूल जाती हैं। किसी से बिना पूछे अगर आप छुप कर उसका सामान लेते हैं तो ये भी चोरी ही कहलाती है। अगर मैं चाहूँ तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 378 और 369 लगा सकती हूँ और आपको इसकी सजा दिलवा सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि ये शादी घर है। पर आप लोग भी सुधर जाएं।
रानी बेटा, कहाँ तू कम पढ़ी लिखी हो, तेरी 4 सरकारी नौकरी वाली नंद, और इन चारों नंद में से तो मुझे सबसे तेज तेरी ये वकील वाली लगती है। अपनी इस वकील वाली नंद से थोड़ा बच के रहना, वरना ये तुम्हें अपने इशारों पर नचाएगी। देख रही हो ना कैसे छोटी सी बात पर घर आए मेहमानों को धमकी दे रही है। आप शायद सही कह रही हैं आंटी जी, पर मैं पापा के फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती थी ना, और बड़ी मुश्किल से मिलता है इतना अच्छा लड़का। वो सब तो ठीक है बेटा, पर ससुराल में थोड़ी चौकन्नी रहना। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर रानी थोड़ी घबरा जाती है। कुछ देर में रानी की विदाई हो जाती है और जब वो ससुराल जाती है तो वो थोड़ी डरी डरी रहती है। और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जहां वो सभी के लिए खाना बनाती है। आज मेरी पहली रसोई है और मेरी तो सास भी नहीं है। अगर मुझसे गलती भी हो गई तो कहीं मेरी चारों नंद मुझ पर कोई केस ना कर दे, मुझे जेल में ना डाल दे और मेरे पति को मेरे खिलाफ ना भड़का दे। डरी सहमी रानी सभी के लिए खाना लगाती है और चारों नंद जब वो खाना खाती हैं तो अपनी भाभी के खाने की तारीफ करती हैं। भाभी, आप इतना अच्छा खाना बनाते हो, हमें तो पता ही नहीं था। अब समझ में आया कि भैया ने आपको देखते ही शादी के लिए हाँ क्यों कर दिया। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि आप इतना अच्छा खाना बना लेती हो। पर रेशमा जी ने तो कुछ खाया ही नहीं, वो खाएगी भी नहीं। वो हाइजीन का बहुत ख्याल रखती है। डॉक्टर जी है ना, मैडम ज्यादा ऑयली मसाले वाली चीज नहीं खाती। मैं तुम्हें भी कहती हूँ पर कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। खैर, मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेट हो रही हूँ। भाभी, अब मैं सीधा रात को ही आऊंगी और मेरे लिए कुछ हल्का ही खाना बनाना, मैं इतना मसाले वाला खाना नहीं खाती। पहले ही दिन अपनी चारों नंद का अच्छा नेचर देखकर रानी का डर थोड़ा सा खत्म हो जाता है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात। रेशमा दीदी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, कोई दवाई है तो दे दो। भाभी, आपको तो बीपी लो लग रहा है, मैं अभी आपको इंजेक्शन दे देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इतना बोलकर रेशमा अपनी भाभी को एक इंजेक्शन देती है, जिसे लगने के बाद रानी नशे में आ जाती है और अपनी नंद गीता के कमरे में जाती है। गीता दीदी, पता नहीं रेशमा दीदी ने मुझे कौन सा इंजेक्शन दे दिया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी मदद करो। भाभी, झूठ बोलने की भी हद होती है। सही कहा था कोमल ने मुझे, आप ही हैं इस घर में जो नशे करती हैं। इस घर में मुझे कुछ ड्रग्स मिले थे। अब आप कानून की नजरों से बच नहीं सकती, आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी और मैं डालूंगी आपको सलाखों के पीछे। इतना बोलकर गीता अपनी भाभी को उसी वक्त हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है और सलाखों के पीछे डाल देती है। तभी वहां बात करने के लिए पूनम आती है और पूनम को देख रानी रोते हुए उससे कहती है, पूनम दीदी, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझे ड्रग्स का नशा रेशमा दीदी ने दिया था। आप प्लीज मुझे बचा लो, आप तो वकील है ना, आप मेरा केस लड़ना और सबको बता देना कि मैं बेकसूर हूँ। भाभी, मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ, ना कि गलत का, और मैं यहाँ आपको छुड़ाने नहीं बल्कि आपको चेतावनी देने आई हूँ कि आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी और मैं लड़ूंगी आपके खिलाफ केस। पूनम की बात सुनकर जेल के अंदर बैठी रानी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी राहुल रानी को उठाता है और उससे कहता है, रानी, तुम चिल्ला क्यों रही थी, क्या हुआ? मुझे मेरी डॉक्टर, पुलिस, टीचर और वकील वाली 4 नंदों से बचा लो, वो लोग मुझे मिलकर फंसा रहे हैं। रानी, शांत हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं फंसा रहा, तुम अपने घर में हो मेरे साथ। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है, रुको मैं तुम्हें पानी देता हूँ। राहुल रानी को पानी देता है, जिसे पीने के बाद रानी को विश्वास होता है कि उसकी चारों नंद काफी अच्छी हैं और कोई उसका बुरा नहीं चाहती। पर अब भी रानी अपनी चारों नंद के नाम से डरती थी और जब इस बारे में उसकी चारों नंद को पता चलता है तो एक दिन कोमल अपनी भाभी से बात करने की कोशिश करती है, पर रानी बहाने बनाकर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन घर में न्यूज़पेपर वाला आता है, जिसे रानी पढ़ने की कोशिश कर रही होती है पर पढ़ नहीं पाती। ये न्यूज़पेपर पढ़ना भी कितना मुश्किल है, काश कि मैं भी पढ़ी लिखी होती। भाभी, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो मुझे क्यों नहीं बताया? आपकी एक नंद टीचर भी है। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो बस ऐसे ही पढ़ने की कोशिश कर रही थी बस। भाभी, आपको हमसे डर लगता है ना, इसलिए मैं आपको अब से खुद पढ़ाऊंगी। जब आप पढ़ लिख कर हमारी तरह कोई अच्छी जॉब करने लगोगे तो आपको हमसे डर नहीं लगेगा। पर दीदी, आप स्कूल जाती हैं, स्कूल से आकर फिर ट्यूशन पढ़ाती हैं, इन सब कामों के बीच में आप मुझे कब पढ़ाओगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, देखिए मैं आपके लिए बुक्स भी लेकर आई हूँ। चलिए हम आज से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। इस तरह कोमल अब खाली समय में अपनी भाभी को पढ़ाती है। समय यूं ही बीतता है और कोमल अपनी चारों नंद के साथ अच्छे से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन रानी के पास उसके पिता का फोन आता है और वो अपनी चारों नंद से कहती है, क्या हुआ भाभी? पहले तो आप रोना बंद कीजिए और हमें बताइए, क्या पता हम आपकी कोई मदद कर दें। दीदी, गांव में हमारे पास रोड की साइड एक छोटी सी जमीन थी जिसकी कीमत अभी के समय में लाखों रुपए की है। काफी समय से उस जमीन को लेकर पापा का और चाचा का लफड़ा चल रहा था और अब धोखेधड़ी से चाचा ने वो जमीन अपने नाम कर ली। मेरी शादी में मेरे पिताजी ने कर्ज लिया तो कर्जदार आकर अब मेरे पिताजी को परेशान कर रहे हैं। वो उन्हें घर से निकालने की धमकी दे रहे। अब मैं क्या करूं?
परेशान रानी इतना बोलकर बेहोश हो जाती है और तभी रेशमा वहां आकर अपनी भाभी का बीपी चेक करती है और कमरे में ले जाकर उसे ग्लूकोज चढ़ाती है। जब रानी होश में आती है तो वो देखती है कि उसकी चारों नंद उसके साथ हैं और रेशमा उसे अपने हाथों से दवाई खिला रही है। भाभी, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें कुछ बताया भी नहीं। आप भूल गए क्या कि आपकी चारों नंद पुलिस, वकील, टीचर और डॉक्टर हैं? मैं डरती थी कि अगर आप लोगों को पता चलेगा तो आप इसका फायदा उठाओगे और क्या पता आप लोग पैसे के लालच में आकर मेरे चाचा से हाथ मिला लो। कोई बात नहीं भाभी, हम समझ सकते हैं आपका डर, पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। कल ही आपके गांव जाएंगे। अगले दिन रानी अपने पति और चारों नंद के साथ अपने गांव जाती है जहां उसके पिता ने फांसी लगा रखी होती है। पर सही समय पर चारों नंद मिलकर अपने भाई के साथ रानी के पिता को नीचे उतारते हैं और रेशमा रानी के पिता का इलाज करती है। तो वहीं गीता फौरन कुछ हवलदारों के साथ रानी के चाचा के घर जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अरे ये क्या बदतमीजी है, आप लोग ऐसे ही मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, आखिर मेरा गुनाह क्या है? आपको क्या लगा कि आप किसी गरीब के साथ बुरा करेंगे और आपको कुछ नहीं होगा? आपने हमारी भाभी के पिताजी को डिप्रेस किया, उनके साथ धोखाधड़ी की और उनकी जमीन हथियाई, इसलिए पुलिस आपको गिरफ्तार करती है और मैं उनकी वकील आप पर आईपीसी की धारा 420 लगाती हूँ। अब ये केस लंबा चलेगा जब तक आपको आपके गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती और आप जुर्माना जमा नहीं कर देते। इस तरह गीता हवलदारों के साथ मिलकर रानी के चाचा को जेल ले जाते हैं, जहां अगले ही दिन कोर्ट में सभी गवाह, कागज और अपराधी को कटघरे में खड़ा किया जाता है और पूनम ये केस लड़ती है। योर ऑनर, रानी के काका जी जिनको अपना हिस्सा मिल चुका था, उन्होंने अपने भाई के साथ धोखाधड़ी की और उनके कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर उनकी इकलौती जमीन हड़पने की कोशिश की। इसलिए मैं उनके ऊपर आईपीसी की धारा 420 लगाती हूँ और आपसे मांग करती हूँ कि उन्हें 7 साल की सजा मिले और मेरे क्लाइंट को उन्हें उनकी जमीन वापस दी जाए। इस तरह रानी की चारों नंद मिलकर न सिर्फ रानी को पढ़ाती लिखाती हैं, बल्कि उसके और इसके पिता का इलाज भी करवाती हैं। साथ ही साथ सालों से चल रहा जमीन का लफड़ा भी खत्म कर देती हैं और उसके चाचा को उसके किए की सजा दिलाती हैं। आज मुझे खुशी है कि मेरी बेटी इतने अच्छे ससुराल में गई जहां उसकी 4 सरकारी नौकरी वाली नंद है और अब बहुत जल्द मेरी बेटी भी अपने पैरों पर खड़ी होगी। पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी बीवी को बहुत पढ़ाऊंगा। पढ़ने से याद आया भाभी, आप भूल गई, मैंने आपका एडमिशन करवाया था और अगले महीने आपका एग्जाम है। अब सारे केस खत्म हो चुके हैं। अंकल जी, आप घर जाकर आराम कीजिए और जब भी दिल करे आप अपनी बेटी से मिलने के लिए घर आ सकते हैं। पर भाभी, अभी आपको चलना होगा और पढ़ाई पर फोकस करना होगा ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सको। और मैं जानता हूँ रानी, तुम्हें अपने पिता की फिक्र है। कर्ज की चिंता तो मत करो, कर्ज मैं चुकाऊंगा।